गरीब ससुराल में आई दो अमीर सहेली। 12 साल की हम उम्र 3 बच्चियां एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। तभी चंदा के चोट लग जाती है तो दोनों सहेलियां उसके माथे पर फूंक मार कर चिंता करती हैं। ओहो, तू ठीक तो है ना पागल, आराम से खेलती। अरे जरा सी चोट है, कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ने फूंक मार दिया है तो तू ठीक हो ही जाएगी। तुम दोनों कितनी अच्छी हो, ऐसी सहेली पाकर तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत भूख लग रही है गंगा, अपने घर पर ले जाकर आंटी के हाथ के आलू के पराठे खिला देना। हाँ, मुझे भी वही खाने का मन है। अच्छा तो चलो। ये कहकर दोनों बच्चियां गंगा के घर पर आ जाती हैं, जहां उसकी मम्मी सुलोचना उन दोनों को बहुत प्यार करती है और गरम गरम खाना खिलाती है, जिसे खाकर बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी माही की माँ, जो कि अमीर और घमंडी थी, वो कहती है, ओहो, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? माही बेटा, ये क्या है? ये लोग इतने गरीब हैं, देखो कैसे रहते। कहीं तुम्हें अजीब गंदा खाना बनाकर खिला दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। ये तो चाहते ही यही हैं। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, अब भी खाकर देखो। मुझे इन गरीब लोगों का बना हाथ का खाना नहीं खाना, और तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए। पता नहीं क्यों गरीबों से दोस्ती करती हो। और चंदा बेटा, अगर तुम्हारी मॉम को पता चला तो वो तुम्हें भी डांटेंगी। चलो यहाँ से। ओह, हमें जाना पड़ेगा। बाय आंटी, बाय गंगा। उसके बाद दोनों बच्चियां रोजी के साथ अपने अपने घर चली जाती हैं। दरअसल गंगा बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके माता पिता बहुत मेहनत से प्राइवेट स्कूल में उसे पढ़ाते हैं, जहां उसकी दोस्ती माही और चंदा से हो जाती है। वो बहुत ही पक्के फ्रेंड थे, हमेशा हर क्लास में साथ रहते थे। पढ़ाई से लेकर खेलना कूदना भी तीनों का एक साथ ही होता था। वक्त के साथ तीनों लड़कियां 12वीं पास कर लेती हैं, जहां एक दिन तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताती हैं। और जाने से पहले माही चंदा से कहती है, गंगा, हम दोनों तुझे कुछ बताना चाहते हैं। बात यह है गंगा कि हमारी मम्मी पापा ने मिलकर हम दोनों को एक साथ अब्रॉड स्टडी भेजने का फैसला किया है। किसी बात से हम दोनों परेशान हैं, क्योंकि हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते हैं। काश तू भी हमारे साथ वहां पर आ सकती। अरे इतनी सी बात बस। देखो, तुम तो जानती हो कि मैं गरीब परिवार से हूँ। 12वीं तक पढ़ाना भी मम्मी पापा के लिए बहुत मुश्किल रहा, और आगे की पढ़ाई करना उनके लिए मैटर नहीं करता। इसलिए मम्मी पापा ने मेरी शादी अच्छा घर देखकर तय कर दी है। 2 दिन बाद मेरी शादी है। क्या? इतनी जल्दी तेरी शादी हो रही है? यार, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? तेरी शादी हो रही है और हम वहाँ जा रहे हैं। आंटी के हाथ के पराठे, हम तीनों का एक साथ खेलना, सब कुछ बहुत याद आएगा। याद तो मुझे भी आएगा। मैं तुम दोनों को बहुत मिस करूंगी। अगर हो सके तुम मिल लेना मुझसे पढ़ाई करने के बाद। हाँ, हम मिलेंगे। कल की हमारी फ्लाइट है, जाना होगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी मस्ती करेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। तभी तीनों सहेलियां एक साथ बहुत देर तक मस्तियां करती हैं। फिर एक दूसरे के आखिरी बार गले लगकर विदा लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन दोनों फ्लाइट से अब्रॉड के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं गंगा के हाथों में उसके पति के नाम की मेहंदी लग रही थी। 2 दिन बाद शादी होते ही गंगा ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। लेकिन सास कावेरी बड़ी ही खड़ूस थी, जो कि गरीबी के कारण उसके साथ कंजूसी का व्यवहार करती है। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। गंगा दोपहर का खाना बनाने जा रही थी कि वह आकर कहती है, ये तू क्या कर रही है? खाना क्यों बना रही है? दोबारा रात की सब्जी खत्म हो गई क्या? 1 किलो पालक की सब्जी बनाई थी। माँ जी, 2 कटोरी बची है सब्जी, और रात की सब्जी थोड़ी ना खाओगे, इसलिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है दोबारा खाना बनाने की। ये 1 कटोरी से हम दोनों चुआ चुआ कर खा लेंगे। 1 कटोरी नीरज को रख दे, आज घर पर हैं वो। माँ जी, आज उनकी छुट्टी है, वो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे नालायक बेटे ने अभी पगार लाकर मेरे हाथ में नहीं रखी जो उसे ये सब खिलवाऊं। मैंने जितना बोला उतना कर। जी माँ जी। ये माँ जी तो बड़ी कंजूस है। कुछ दिन पहले भी इन्होंने उनकी रोटियों को मुझसे कागज में लपेटवाया था। इससे उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी ऑफिस में। मुझे सुनाया अलग, और उनकी चाय में पानी भी करवा दिया। और आज सब्जी खाकर तो वो गुस्से में ही आ जाएंगे। सोच क्या रही है? काम कर जाकर। वक्त गुजरता है। कावेरी बहुत कंजूसी करके गंगा बहू से खाना बनाती है। इस बात से वो बेहद परेशान थी। ना तो उसे बेटा कुछ कह सकता था, ना ही बहू। वहीं छोटे मोटे काम के लिए कावेरी गंगा को बहुत कुछ सुनाया करती, उस पर अत्याचार भी करती थी। गरीबी के कारण कावेरी में और कंजूसी आ गई। ऐसे ही एक दिन राशन
खत्म हो जाता है। घर में ना तो पैसे होते हैं ना खाने के लिए कुछ, इसीलिए कावेरी कहती है, अरे मोरी मैया, मेरे पेट दर्द हो रहा है। अरे बहू, लाला से जाकर कुछ राशन उधार मांग ले, वरना मैं मर जाऊंगी आज भूखी रहकर। मेरे बेटे का काम भी ठीक से नहीं चल रहा, ये दिन देखना पड़ गया। अरे अभी तक ठाड़ी क्यों है, जाना। जी माँ जी, मैं जाती हूँ। ये बोलकर वो लाला की दुकान से थोड़ा बहुत राशन लेकर लौटती है कि सामने से 2 गाउन पहनी हुई लड़की से उसकी टक्कर हो जाती है। उसके हाथ के तोहफों के साथ गंगा के दाल चावल जमीन पर बिखर जाते हैं और वो बिना देखे सामान उठाते हुए उन्हें कहती है, अरे गिरा दिया ना सामान, बड़ी मुश्किल से घर पर खाना बनाने के लिए ले जा रहे थे, अब क्या होगा। गंगा, तू, और वो भी ऐसे हाल में? तभी गंगा उन दोनों को देखकर शर्म से आंखें नीची कर लेती है। ये क्या हाल बना लिया तूने, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो इतना थोड़ा थोड़ा सामान ले जा रही है। हाँ, वो उनका काम ठीक से नहीं चल रहा तो पैसे की तंगी हो गई है, पर तुम दोनों यहाँ कैसे? हम तुझसे ही मिलने आए थे। मैं बहुत खुश हूँ, आओ मेरे साथ ससुराल चलो। तभी उनका गिफ्ट उठाकर उन दोनों को वो देती है और अपने ससुराल ले आती है, जहाँ गरीब ससुराल की अजीब हालत देखकर माही और चंदा सोच में पड़ जाते हैं। ये तो गंगा के घर से भी ज्यादा गरीब घर है, कैसे वो बेचारी यहाँ रह रही होगी। माँ जी देखिए तो कौन आया है, ये दोनों मेरी बचपन की सहेली हैं। अच्छा, बड़े अमीर घर की लगती है। जी माँ जी, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आती हूँ। गंगा उसके लिए चाय बनाकर लाती है तो कावेरी आकर कहती है, ये क्या, बड़ी मुश्किल से तो उधार करके ये लाई है, इस चाय में और पानी मिला। वैसे भी तेरी अमीर सहेलियां अच्छा खाना खाती हैं, एक दिन मिलावट वाला खा पी लेंगी तो क्या हो जाएगा। अरे इतने बिस्कुट क्यों ले जा रही है, 3-4 ले जा। माँ जी आज तो कंजूसी छोड़ दीजिए। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी, जितना बोला उतना कर। ये कहकर वो अपनी बहू का हाथ मरोड़ देती है। ये सब होता हुआ अमीर सहेली देख लेती है मगर कुछ कहती नहीं। फिर गंगा चाय नाश्ता लाकर उन दोनों को पिलाती है, जिसे पीकर वो कहती है, अरे तूने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है, कैसे कट रहे हैं तेरे दिन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ससुराल है और माँ जी तो बहुत प्यार करती हैं। बस कर यार, और कितना झूठ बोलेगी, हमने देख लिया है। तुझे तेरी सासू माँ को तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने इतने छोटे से घर में भी सब अच्छे से संभाल लिया, ये देखकर हमारी आंखें भर आईं। कोई बात नहीं, अब तो यही मेरा घर है। ये देख हम तेरे लिए क्या लाए थे, ये तेरे लिए कुछ कपड़े और केक है, तुझे बहुत पसंद है, खा के देख। मैं जानती हूँ बहुत दिनों बाद तूने केक देखा है। अब क्या ही कहूँ, मेरी नम आंखों से ही तुम सब कुछ समझ चुकी हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और मैंने आलू के पराठे भी बनाए हैं, माँ जैसे नहीं लेकिन तुम्हें पसंद है तो बनाया है। गंगा इन दोनों को अपने हाथ का बना आलू का पराठा अचार से खिलाती है, जिसे खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और गंगा केक खाती है। तभी कावेरी कहती है, अरे मोरी मैया, तूने आलू के पराठे कब बनाए? घर में आलू तो है नहीं, जरूर ज्यादा आलू भरे होंगे तूने। माँ जी पड़ोसन से आलू लाकर बना दिए। बस कीजिए माँ जी, इतना कंजूस पना भी अच्छा नहीं होता। मानती हूँ गरीबी है, लेकिन कम से कम गंगा के साथ ऐसा बर्ताव तो मत कीजिए। मैं उसे इतने अच्छे से जानती हूँ, उसने कभी आपको परेशान नहीं किया। खुद को बदल दीजिए, कंजूसी के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। माफ कर दो बच्चों, मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। गरीबी के जाल में ऐसे फंसी कि कंजूसी को आदत बना लिया। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हारा शगुन लेकर आती हूँ, पहली बार आई हो ना यहाँ। ऐसा कहकर कावेरी अपनी अलमारी से 2 साड़ी निकालकर उन दोनों को सौंप देती है। वहीं दोनों अमीर सहेलियां उसे कुछ पैसे देकर चली जाती हैं, जिससे उसका पति एक नए काम की शुरुआत करता है। कुछ महीनों बाद पैसे आने लगते हैं और उसकी घर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोनों गोरी जेठानी महक और जानवी शॉपिंग करके घर आकर सोफे पर पसर कर कहती है, ओह गॉड, कितनी गर्मी हो रही है, मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे ओ शिवानी की बच्ची, कहाँ रह गई? जल्दी आ, कुछ शरबत वगैरह लेकर आ। मुझे तो मसालेदार नींबू पानी बनाकर दे दो। बाप रे बाप, शॉपिंग करके थक गई मैं। अरे सुनाई नहीं दिया क्या शिवानी तुझे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, बस मैं अभी आती हूँ। अपनी जेठानी की बात सुनकर शिवानी जल्दी से उनके लिए शरबत बनाकर लेकर आती है। तभी सास लीला आकर कहती है, अरे इतना टाइम लगाया है, थोड़ा और टाइम लगा लेती ना। मेरी दोनों बहुओं को प्यासा मार दिया तूने।
और मेरी चाय कहाँ है? माँ जी, जेठानी जी को प्यास लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी से शरबत बनाने लग गई। चाय बन गई है, वो आपके लिए लाई नहीं हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए, अभी लाती हूँ। काम ना करने के बहाने हैं ये सब तेरे। तेरी जेठानी से कुछ सीख। जब तू नहीं थी घर का पूरा काम संभालती थी और तुझसे कुछ नहीं होता। काली कलूटी कहीं की। ऐसा लगता है तेरे आने से मेरे घर में ग्रहण लग गया हो। अरे अब माँ जी की बातें सुनती रहोगी क्या? नजर बट्टू कहीं की। चलो शरबत दो हमें। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसी बात नहीं है, ये लीजिए। ये कहते ही वो दोनों अपनी जेठानियों को शरबत पिला देती है। तभी लीला कहती है, अरे तुम दोनों बहू ठीक तो हो ना? देखो अब तुम 1 महीने की गर्भवती हो चुकी हो, तो ज्यादा बाहर मत जाया करो, ख्याल रखा करो अपना। कुछ भी चाहिए हो तो इस कोयले की खान से बोल देना, ये तुम्हारे लिए सारा काम कर देगी। समझी शिवानी बहू? ओहो माँ जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। आपकी जैसी सास तो सबको मिलनी चाहिए। अरे मैं लीला हूँ लीला, हर किसी के नसीब में मेरी जैसी सास नहीं है। क्या खड़े खड़े हमारी बात सुन रही है? कोयले की खान, जाकर फल्ला कर दे, मैं इन्हें खुद काट कर खिलाऊंगी। माँ जी, आप मुझे बार बार काली होने का ताना क्यों देती हैं? मैं कोई अकेली इस दुनिया में काली नहीं हूँ। बहुत सारे लोग काले होते हैं और वो खुश रहते हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनकी भी शादी होती है, उनकी सास भी उन्हें बहुत प्यार करती है। तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? दुनिया जाए भाड़ में, वो जो करती है उन्हें करने दो। मेरे घर में तो तू रहती है और तेरी ये मनहूस शक्ल मुझसे देखी नहीं जाती। पता नहीं कैसे तेरे ससुर जी ने तुझे मेरे बेटे के लिए पसंद कर लिया। खुद तो चले गए, मेरी छाती पर तुझे छोड़ गए। अब खड़ी क्यों है? मुझसे और कुछ सुनना चाहती है या घर के काम भी करेगी? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, जा रही हूँ मैं काम करने। ये सुनकर रोते हुए शिवानी उसे फल लाकर सौंप देती है। फिर लीला खुद फल काटकर अपनी दोनों गोरी लाडली बहुओं को खिलाती है। वहीं शिवानी रोते हुए घर के काम करती है। पता नहीं माँ जी और दोनों जेठानियों को मुझसे क्या दिक्कत है। भगवान जी, अगर काले लोग के साथ आपको धरती पर यही भेदभाव करना था तो आपने ऐसे मनुष्य को क्यों बनाया? इसकी वजह से हम जैसे लोगों की जिंदगी जीते जी नरक हो रखी है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब माँ जी मुझे भी दोनों जेठानियों की तरह मुझे प्यार करेंगी। खुद से यहाँ क्या बड़बड़ कर रही हो? जल्दी से हमारे लिए गाजर का हलवा बना दो, नहीं बनाया तो माँ जी तुम्हें सुना देंगी। आप जाइए, आपको आपका बादाम का हलवा मिल जाएगा। शिवानी बड़े घंटों की तपस्या के बाद बादाम का हलवा बनाकर अपनी सास और जेठानियों को खिलाती है कि तभी उनके सामने बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर लीला कहती है, अरे वाह, इस नजर बट्टू को भी बच्चा होने वाला है, ये भी गर्भवती है। तो घर का काम कौन करेगा? मेरी तो तीनों बहू एक साथ गर्भवती हो गई है, मैं तो करूँगी नहीं। अम्मा जी, कुछ कहा आपने? नहीं, अब आप जा सकते हैं, ये लीजिए आपके पैसे। डॉक्टर चला जाता है और दोनों जेठानी मुंह सड़ाकर कहती है, माँ जी, हमने आपको धीरे धीरे बोलते हुए सुन लिया। अभी घर का काम कौन करेगा? और हमारी सेवा? ये तो घर का सारा काम कर रही थी, अब ये भी गर्भवती है। हम में से कोई नहीं करेगा, यही कोयले की खान घर का सारा काम करेगी। वैसे भी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तुम दोनों से पोता पोती चाहिए। चिंता मत कीजिए माँ जी, गोरे गोरे पोता पोती देंगे आपको। मैंने आप सबकी बात सुन ली, आपको लगा मैं बेहोश हूँ, मुझे आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी माँ जी। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे आप दोनों जेठानियों के ऊपर अपना प्यार न्यौछावर करती हैं, वैसे ही उनके बच्चों पर भी करेंगी, और मेरे बच्चे पर कभी नहीं। अरे वाह काली बहुरिया, मुझे तो कुछ बताने कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, खुद ही समझ गई। तो अब जा और जाकर घर के काम कर। आओ तुम दोनों को मैं केसर वाला दूध बनाकर दूंगी। देखा भगवान जी आपने, मैं गर्भवती हूँ, माँ बनने वाली हूँ, मुझे बहुत खुशी है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि माँ जी अब तो शायद मुझे प्यार करेंगी, लेकिन नहीं, मेरी उनके दिल में कोई जगह नहीं है। शिवानी का दिल बहुत उदास हो जाता है। उसे अपने बच्चे होने की कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वो अपने पति राहुल को इस बात की खुशी देती है। तो वो शाम को उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आता है
वक्त गुजरता है। लीला अपनी दोनों बड़ी बहुओं को बहुत प्यार से रखती है। उन्हें योगा क्लास ले जाती है, अपने हाथ से काजू बादाम खिलाती है, जूस बनाकर पिलाती है। वहीं ये सब देखकर शिवानी का दिल बहुत रोता है। अगर वो कुछ बच्चे की सेहत के लिए खाने पीने जाती थी तो सास उसके हाथ से खाने पीने की चीजें छीन लिया करती थी और काम तो इतना करवाती थी कि ना चाहते हुए भी शिवानी को बाहर के सामान से लेकर घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन लीला 8 महीने की गर्भवती शिवानी से कहती है, अरे ओ कल्लो माई, मेरी एक चप्पल मिल नहीं रही, जरा ढूंढ कर देख, कहीं सोफे के नीचे ना हो। माँ जी, कुछ नहीं तो कम से कम अब मुझ पर रहम खा लीजिए, मैं झुक नहीं सकती, कैसे करूँगी ये काम। काली बहू मुंह मत चला, हाथ चला। लीला की इतनी कठोर आवाज में शिवानी झुक जाती है कि उसका पति राहुल उसे देखकर कहता है, शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? मना किया ना डॉक्टर ने तुम्हें झुकने के लिए और भारी सामान उठाने के लिए, फिर क्या ढूंढ रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, मैं कर देता हूँ, बताओ। राहुल की बात सुनकर शिवानी उससे चप्पल ढूंढने को कहती है, जो कि वो निकाल कर अपनी माँ को दे देता है। लीला की तीनों बहू एक समय पर प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा ख्याल अपनी 2 बड़ी बहुओं की रखती है, ना कि काली बहू की। शाम के समय लीला रसोई में अपनी तीनों बहू के पास आती है, जहाँ लीला चौखट से ठोकर खाकर गिरती है। उसके स्लिप का नुकीला हिस्सा उसके सिर पर लगने ही वाला होता है कि जल्दी से शिवानी उसे बचा लेती है, लेकिन खुद फिसल जाती है, जिससे झटके से उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है और लीला कहती है, अरे शिवानी बहू, शिवानी बहू, ये तूने क्या किया? मुझे बचाने के लिए खुद गिर गई। अगर तेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम दोनों क्या खड़ी हो, उठाओ इसे। आह माँ जी, मेरा बच्चा, उसे बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा बहू तुझे, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ जल्दी से। तभी एम्बुलेंस आती है, जिसमें वो सभी बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर शिवानी को एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि डिलीवरी होने में क्रिटिकल कंडीशन है। ये बात सुनकर लीला कहती है, नहीं डॉक्टर, मेरी बहू को कुछ मत होने देना, वो बहुत अच्छी है। कैसी बहू हो तुम दोनों, वहाँ होते हुए भी तुमने मुझे नहीं बचाया, लेकिन उसने अपने बच्चे की फिक्र ना करके मेरी जान बचाई, वरना मेरे सर पर गहरी चोट लग जाती। तुम्हें इतना प्यार किया, इतना लाड किया, लेकिन बहू होने का फर्ज उसने निभाया। माँ जी, हम माफी चाहते हैं, हम दोनों अपने बच्चे को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए नहीं कर पाए। सच में शिवानी बहुत अच्छी है। आइए माँ जी, हम उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी तीनों हॉस्पिटल के मंदिर में भगवान से शिवानी और उसके बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बताता है कि जच्चा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। इस बात से राहुल खुश हो जाता है और मिठाई बांटता है। साथ ही तीनों उसके पास जाकर माफी मांगते हैं। आप सबको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने में विश्वास करती हूँ। थैंक यू शिवानी। कुछ दिन बाद शिवानी अपने बच्चे के साथ घर लौटती है। वहीं उन दोनों जेठानियों के भी प्यारे प्यारे से बेटे होते हैं, जिसके बाद घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठती है और लीला अपने तीनों पोते पोतियों को गोद में लेकर खेलती है। गरीब किसान था। परिवार में उसकी पत्नी ममता, बेटा चंदन और बेटी मेघा के साथ बूढ़ी हीरा मणि भी रहा करती थी। दीना का गरीब परिवार खून पसीना बहाकर खेती बाड़ी करता था। दीना की बेटी मेघा हर रोज शिव मंदिर जल चढ़ाने जाया करती थी। माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जल्दी आना, आज फसल की कटाई करनी है। मंदिर आकर मेघा आंसू भरी आंखों से जल चढ़ाकर कहती है, भोलेनाथ, आप तो जानते हैं मेरे काले रंग के कारण हर कोई मुझे गरीब की बेटी को ठुकरा कर चला जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि मेरी तरह मेरे गरीब परिवार वालों का रंग भी पक्का और काला है। मेरा घर बस जाए इसलिए बाबूजी के पैर मिट्टी में सने रहते हैं, दया करो भगवान। मेघा की प्रार्थना में छिपी परेशानी को वहां खड़ी शालिनी सुन लेती है। तभी मेघा की नजर शालिनी की ओर तेजी से बढ़ रहे जहरीले बिच्छू पर जाती है और मेघा बिना अपनी जान की परवाह किए बिच्छू को अपने हाथ से मार देती है। तभी एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है और शालिनी मेघा को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर बिच्छू का जहर फैलने से रोकने के लिए उसे इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ देर बाद मेघा होश में आती है। भगवान का शुक्र है बेटी, जो तुम होश में आ गई। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। फिर शालिनी गाड़ी में बिठाकर मेघा को उसके घर छोड़ देती है। बस यहीं रोक दीजिए, यही मेरा घर है।
घर आकर शालिनी का मन सारा वक्त मेघा की सादगी और साथ ही उसके घर में घिरी गरीबी में घुलता रहा। अगले दिन शालिनी शगुन लेकर मेघा के घर आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना बहन जी। चंदन, कुर्सी लाना, मैं पानी लाती हूँ। मेघा का गरीब परिवार अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर शालिनी का स्वागत करते हैं और शालिनी कहती है, भाई साहब, मुझे आपकी मेघा पसंद आ गई है। मुझे ऐसी ही गुणों से भरी हुई बहू चाहिए थी जो मेरे घर को संभाल ले। ये सुनकर गरीब दीना की आंखें भर आईं और वो शालिनी के आगे हाथ जोड़कर बोल पड़ा, बहन जी, ये तो मेरी मेघा की खुशनसीबी है जो बड़े घर की बहू बनेगी। कुछ ही दिन में शालिनी अपने बेटे हर्षित की शादी मेघा से कर देती है और आखिरकार एक गरीब के घर की बेटी बड़े घर की बहू बन जाती है। इस तरह समय ढलता है। मेघा अपने ससुराल में ढल जाती है। तभी एक रोज, मेघा बहू, कल अब्रॉड से तेरी ननद नताशा आ रही है, उसका कमरा ठीक कर देना। अगले दिन दरवाजे की डोर बेल बजती है। ये देखकर मेघा दरवाजा खोलती है। नताशा ने शॉर्ट स्कर्ट टॉप पहना था। अपनी आंखों पर से गुस्से से गॉगल्स उतारते हुए वो कहती है, ओह गॉड, ये मम्मी ने भी घर में कैसी काली पीली नौकरानी रख ली है। मम्मी, डैडी, हर्षित भैया, कहाँ हो आप सब? अरे देख लो माँ, आते ही अफलातून की तरह चिल्लाने लगी है नकचड़ी नताशा। हर्षित भैया, ये कैपुचिनो कौन है? नताशा, यही तो है तुम्हारी भाभी। ये सुनकर नताशा मेघा के कालेपन से चिढ़कर उसकी बेइज्जती करती है। हाउ मीन मम्मी, आखिर आपने इनमें देखा क्या? मेघा भाभी हमारी फैमिली से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। कहाँ हमारी फैमिली इतनी फेयर, इतनी गोरी, और कहाँ ये काली भाभी? अरे बस करो नताशा, ये क्या काले गोरे की रट लगाई बैठी हो? मेघा तुम्हारी भाभी है। अगर तुम उसे अपना नहीं सकती तो बहू को बुरा भला भी मत कहो। सुनील की फटकार सुनकर नताशा गुस्से में पिनकते हुए पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। जब कभी नताशा मेघा को अकेले पाती तो उसके काले रंग के लिए उसे कोसती रहती। फिर एक दिन सुनील के पास मेघा के मायके से फोन आता है। अजी सुनती हो हर्षित की माँ, मेघा बहू के मायके वालों ने नए घर की नींव रखी है तो हमें दावत पर बुलाया है। नताशा ध्यान रहे, मेघा बहू के मायके में कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। डोंट वरी डैडी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। बल्कि अपनी ब्लैक टी भाभी के ससुराल वालों को भिगो भिगो कर बेइज्जती के जूते मारूंगी। थोड़ी देर में काली बहू के गोरे ससुराल वाले मेघा के मायके आते हैं, जहां मेघा के मायके वालों का काला रंग देखकर नताशा के हाथ जैसे मेघा की बड़ी दुखती नस पकड़ में आ जाती है। ओह गॉड, ये मेघा भाभी के मायके वाले तो साउथ अफ्रीकी निकले। अब मजा आएगा। प्रणाम माँ जी। जीते रहो समधी जी। नताशा, दादी माँ के पैर छुओ। प्लीज डैडी, मुझे इस ब्लैक टी बुढ़िया के पैर नहीं छुए जाएंगे। इनफैक्ट मुझे तो इन काले काले लोगों को देखकर ही घिन आ रही है। बस करो नताशा, यहाँ कोई तमाशा क्रिएट मत करो। चंदन बेटा, जल्दी से मेघा के ससुराल वालों के लिए नाश्ता ले जा। जी माँ। चंदन सभी के लिए नाश्ता ले आता है और जैसे ही वो नाश्ता नताशा को देता है, चंदन का हाथ नताशा के हाथों में टच हो जाता है, जिस पर नताशा चिढ़कर चंदन पर चिल्ला पड़ती है। हाउ डेयर यू काले कलूटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, माफ कर दीजिए नताशा जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया। बंद करिए बहाने बनाना, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। नताशा चुप हो जाओ। इसके बाद शालिनी नताशा को गुस्से में आंखें दिखाती है, जिसके बाद नताशा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और देखते ही देखते शाम ढल जाती है। तभी दीना घर की लाइट जलाता है और इतने में बल्ब फ्यूज हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर नताशा एक बार फिर उनकी बेइज्जती करती है। अरे रहने दीजिए अंकल जी, अब जिस घर में इतने सारे काले काले लोग रहते हैं वहाँ बल्ब तो फ्यूज होगा ही, फिर चाहे आप तेज ट्यूबलाइट जलाएं। बल्ब या मरकरी, मगर अपने चेहरे के कालेपन का क्या करेंगे? बस करो नताशा, तुम जब से आई हो मेरे ही सामने मेरे मायके वालों का मजाक बनाई जा रही हो। गोरेपन का इतना गुमान अच्छा नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये गोरा रंग एक ना एक दिन ढलना ही है। यू ब्लडी ब्लैक टी, 2 कौड़ी की काली कलूटी मेरे आगे भाषण झाड़ रही है। तुम जैसे बदसूरत लोग तो हमारे धूल बराबर में भी नहीं थे। ये तो मैं इंडिया में नहीं थी, इसीलिए मेरे सीधे साधे फैमिली वाले तुम गए गुजरे गरीब के चाल में फंस गए।
वरना तुम काले लोगों की क्या औकात थी हम जैसे गोरे फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने की? सर से पांव तक कोयले की तरह काले हो। अरे कोयला भी एक पल को सिगड़ी जलाने के काम आता है, तुम जैसे निकट्टू तो किसी काम के नहीं। नताशा के मुंह से इतना सुनकर मेघा के काले मायके वालों की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद शालिनी नताशा को एक थप्पड़ मारकर उसे घर ले जाने लगती है। समधन जी, समधी जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। शायद हमारी परवरिश में कोई खोट रह गई थी, इसलिए मेरी बेटी घमंड से भर गई है। चलो नताशा। शालिनी अपने पूरे परिवार के साथ घर चली आती है और मेघा का मन मायके वालों की बेइज्जती की बातों में हर दिन घुलता ही जाता है। मगर इतने के बाद भी नताशा के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता। एक रोज नताशा शॉर्ट ड्रेस पहनकर शॉपिंग के लिए बाहर जाती है, जहां मॉल के बाहर एक जीप में खड़े कुछ लुच्चे लड़कों की गैंग उसके कपड़ों को घूरे जा रहे थे। अरे रॉकी, वो देख, सामने मॉल से क्या मस्त आइटम निकल रही है। अरे चल मोंटी, आज कुछ तूफानी करते हैं। रॉकी नताशा का रास्ता रोक कर उसे छेड़छाड़ करने लगता है। है सेक्सी, कहीं जा रही हो? हाँ, कहो तो हम छोड़ दें, चाहो तो लॉन्ग ड्राइव पर भी चल सकते हैं। नो थैंक्स नताशा, तुम जैसे लुच्चों के मुंह नहीं लगती। मेरा रास्ता छोड़ो। छोड़ देंगे, इतनी क्या जल्दी है। रॉकी भरे बाजार में नताशा का हाथ पकड़ लेता है। इतने में नताशा चीख पड़ती है। तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर चंदन वहां आ जाता है। अरे ये तो दीदी की ननद नताशा है, और ये तो मेरे कॉलेज का लफंगा रॉकी है। रॉकी, छोड़ दे नताशा को। अबे क्यों बे काली खजूर, तेरी क्या लैला लगती है ये। फिर रॉकी बुरी नियत से नताशा को घूरने लगता है, जिस पर गुस्से में आकर चंदन रॉकी का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। इतने में पुलिस वहां आकर उन्हें पकड़ कर ले जाती है और चंदन उसे घर छोड़ता है। घर आकर नताशा रोते हुए अपने परिवार वालों के सामने पूरी बात बताती है और अगले दिन नताशा अपने परिवार वालों के साथ मेघा के मायके आती है। नताशा की आंखें शर्म से झुकी थी। आंटी, अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने गोरेपन के घमंड में उस दिन आप सभी को काला, बदसूरत और न जाने क्या क्या कह दिया। मगर कल चंदन ने मेरे लिए जो किया, मैं उसकी एहसानमंद हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि काला गोरा कुछ नहीं होता, इंसान की सुंदरता उसके मन से होती है। बेटी, जो हो गया सो हो गया। हमने उस बात को भुला दिया है, तुम भी भुला दो। समधन जी, मेरी नताशा को अपना लीजिए, इसे ठुकराइए मत। ये आपके बेटे चंदन को चाहने लगी है। बड़े वक्त बाद मुझे मेरी बेटी वापस मिली है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। इसलिए आप जैसे सरल स्वभाव वाले परिवार में इसे जोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर आखिर में मेघा अपने काले मायके वाले और गोरे ससुराल वालों का मुंह मीठा करती है और उस दिन के बाद से नताशा का नजरिया पूरी तरह बदल गया। आज दोनों ही घर आंगन में खुशियां ही खुशियां हैं।